नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। पीएम मोदी ने की नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात। दोनों के बीच कई समझौतों पर लगी मोहर। जानकारी दे रही हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। भारत के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से मुलाकात की है। बता दें कि वो हैदराबाद हाउस में रुके हुए हैं और 4 दिवसीय वो भारत पे आए हैं। नेपाल के पीएम 4 दिवसीय भारत दौरे पर है। पुष्प कमल दहल प्रचंड का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत और नेपाल के रिश्तों को ये दर्शाता है ये दौरा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे याद है कि 9 साल पहले 2014 के कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए HIT यानी कि हाईवेज एंड ट्रांसवे फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा था कि भारत नेपाल के बीच ऐसे संबंध स्थापित करेंगे कि हमारे बोर्ड्स बैरियर ना बने। वहीं इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से नेपाल आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द नेपाल दौरा करेंगे। बता दें, इस बीच भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दोनों प्रधानमंत्री ने रवाना किया और संयुक्त रूप से ये रेलवे चलेगी। इसमें कुर्ता बिजलापुर खंड की योजना का अनावरण भी किया गया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दोनों ने काफी कुछ कहा और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेज खंड तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। नेपाल के प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि दोनों के संबंधों के बीच में काफी विस्तार हो सकता है और भी ज्यादा संबंध अच्छे हो सकते हैं, जो कि भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और नेपाल के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वन। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को खाप मुखिया हुंकार भर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत बुलाई गई है। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि आज खाप पंचायतों ने खिलाड़ियों और पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आज खाप पंचायत का आयोजन किया। इस दौरान राकेश टिकैत अलीगढ़ के टप्पल पहुंचे और वहां उन्होंने इस बारे में कहा कि दिल्ली पुलिस को साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि साक्ष्य इसलिए नहीं मिले क्योंकि दिल्ली पुलिस और सरकार ही साक्ष्य मिटाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि इसके बाद राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सोरम गांव पहुंचे, जहां पे ऐतिहासिक खाप पंचायत का आयोजन किया गया था। इस खाप पंचायत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से किसान और खाप पहुंचे थे। आपको बता दें, इस खाप पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति से मिलेगा और पूरे मामले से अवगत कराएगा। वहीं आपको बता दें कि अब लगातार 1 महीने से खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद 28 मई को जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस दिन संसद भवन से थोड़ी ही दूर जहां जंतर मंतर पे धरना कर रहे पहलवानों के साथ धक्का मुक्की की गई और उनके तंबू हटा दिए गए, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। उसके बाद खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि वो हरिद्वार में जाकर अपने मेडल्स गंगा में प्रवाहित करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेश टिकैत पहुंच गए और उन्होंने खिलाड़ियों से मेडल्स लेने के बाद 5 दिनों की सरकार को अल्टीमेटम दिया। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वन। मणिपुर में हिंसा की सीबीआई जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता जूही। मणिपुर के इम्फाल में आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो गलतफहमी की वजह से हुई है। पिछले 6 सालों में जब से यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ ये राज्य हिंसा मुक्त राज्य की दिशा में जो है आगे चल रहा था। उन्होंने कहा कि बीते 2-3 दिनों में मैं यहाँ के जनता से जाके मिला हूँ, जिन्होंने लगातार यही कहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लोगों की, जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। 29 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट के
एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहाँ पर जातीय हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। मेरी अपील है कि जिन लोगों के पास हथियार है वो खुद उसे सरेंडर कर दे। पुलिस पूरे मणिपुर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। मणिपुर हिंसा की जांच न्यायिक आयोग करेगा। इसके अलावा हिंसा से जुड़ी 6 मामले की जांच सीबीआई करेगी। वहीं हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा हिंसा करने वालों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की और कहा कि लोग इस तरह की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। सरकार तमाम जो है कदम उठा रही है, चाहे वो मेडिकल के लिए हो या फिर राज्य में और किसी भी जरूरत को लेकर हो, सरकार पूरी सुविधा मुहैया कराएगी। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने सीएम आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। हम मौजूद हैं इसमें मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित पुलिस की बैरिक पर, जहां पर सीएम सुरक्षा में तैनात कमांडो कांस्टेबल प्रमोद रावत ने अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या यहाँ पर कर ली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही पुलिस की बैरिक है जहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर रहते हैं, जो सीएम सिक्योरिटी में सीएम सुरक्षा में यहाँ पर तैनात होते हैं। उनके लिए बैरिक बनाई गई, वो यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर आज प्रमोद रावत ने अपनी जीवन लीला यहाँ पर समाप्त कर ली है। कल रात इनकी नाइट ड्यूटी थी, यानी सीएम सुरक्षा में रात पर ड्यूटी थी। सुबह जैसे ही ड्यूटी से फारिग हुए उसके बाद ये अपने बैरिक में अंदर गए और आज दिन में लगभग 2 बजे का करीब समय यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें इनकी गोली चलने की आवाज़ इनके कमरे से आई, इनके बैरिक से आवाज़ आई और उसके बाद अंदर जाकर देखा तो प्रमोद रावत अंतिम सांस ले चुके थे। यानी ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो आत्महत्या की गई उस आत्महत्या की अभी तक जांच यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार उन सब चीज़ों की पड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है, वो भी बाकायदा हर चीज़ की निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं। जो प्रमोद रावत के जो दूसरे साथी थे जो सीएम सिक्योरिटी में यहाँ पर रहते हैं, जो इस बैरिक में तैनात थे, उनसे भी बातचीत यहाँ पर की जा रही है, उनसे बातचीत की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो छुट्टी के वजह मानी जा रही है कि उन्हें वो छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन छुट्टी उन्हें नहीं मिल पाई विभाग की छुट्टी, और यही वजह रही कि वो मानसिक तनाव में यहाँ पर थे। लेकिन आला अधिकारी यानी पुलिस के जो आला अधिकारी वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के यानी प्रमोद रावत के आत्महत्या के पीछे की असल वजह क्या है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सीएम सुरक्षा में तैनात इस सिपाही ने अपने आप को गोली मारकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन हर्षुना के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आई हैं। इस दौरान मंत्री ने चौपाल के दौरान लोगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसी को बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिन के दौरे पर रही। आपको बता दें कि कल उनका पहले दिन का दौरा था और आज जो है दूसरे दिन के दौरे पर रही। कल उन्होंने लगभग 9 गांवों का ताबड़तोड़ दौरा करते हुए लोगों की जन समस्याएं सुनी और चौपाल के माध्यम से लोगों से सीधे रूबरू होती रही। वहीं जिसके बाद रात्रि विश्राम के लिए वो एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में रुकी और उसके बाद आज सुबह वो 10 बजे वहां से निकलने के बाद वीरभानपुर, लौहरेपुर और धरई चौराहे पर चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में सीधे जाकर रूबरू होते हुए उनकी जन समस्याओं को सुनी और निस्तारण करने के लिए जिले के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। आपको बता दें इस दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, एसपी आलोक प्रियदर्शी और जिले के अन्य जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो देखा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के मद्देनजर ये दौरा देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि हाल में ही लगभग 1 हफ्ते पूर्व उनका दौरा रह चुका है, जो डी ब्लॉक के कई गांवों में उन्होंने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी थी। और इसके बाद कल उन्होंने छतो ब्लॉक के 9 गाँव में और आज सलोन ब्लॉक के 3 गांव में, तो इस तरह से सलोन विधानसभा का संपूर्ण दौरा उन्होंने 2 दौरों में लगातार किया। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी चाल चलना शुरू कर दिया और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को निस्तारण कराने के लिए निर्देश और फरमान आदेश जारी किए जा रहे हैं।
तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अभी से ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी कर रही है और जन समस्याओं को सुनने के बाद कहीं ना कहीं उनके बीच में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र जो रहा है ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था और यहाँ से कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ से सांसद रहते थे और उनको इन्होंने हरा कर इस बार यहाँ की किला फतेह की थी। तो इस तरह से लगातार स्मृति ईरानी का दौरा अमेठी रहा है और अमेठी का दौरा उनके द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। आगरा में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 52 दरोगाओं और 120 सिपाहियों का ट्रांसफर किया गया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष गर्ग। प्रशासन का एक बड़ा फेरबदल सामने आया है, देखने को मिला है। दरअसल मैं बता दूं, अपर पुलिस आयुक्त द्वारा 52 दरोगा और 120 सिपाहियों का फेरबदल किया गया है, स्थानांतरित किया गया है, जिसमें बता दूं लंबे समय से लाइन में रही दरोगाओं को कहीं ना कहीं एक बार फिर से नगर को या पूर्वी जोन या पश्चिमी जोन में तैनाती मिली है। दरअसल मैं बता दूं, तीनों जोन में तैनाती मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो लाइन में तैनात है उनकी दरोगाओं के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी नजर आ रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये दरोगाएं एक बार फिर से जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लाइन में अक्सर उन दरोगाओं या उन सिपाहियों को भेजा जाता है जो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ 120 कांस्टेबलों में बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें से लगभग 90 से ज़्यादा सिपाहियों का ट्रांसफ़र और कहीं ना कहीं लगभग 25 से 30 सिपाही का जो पूर्व में स्थानांतरित हो चुका था वो निरस्त किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिसकर्मी कितनी जिम्मेदारियों के साथ कहीं ना कहीं एक बार फिर से तैनाती करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो ये फेरबदल हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत हुआ है। लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए आए दिन फेरबदल देखने को मिलते हैं। वही एक बार फेरबदल फिर से आगरा में देखने को मिला है। मैं मनीष गर्ग, इंडिया वॉइस के लिए आगरा। बस्ती में एक पैरामेडिकल कॉलेज का बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। कॉलेज में करीब 600 छात्र छात्राओं का एडमिशन, साल भर क्लास और परीक्षा भी हुई। रिजल्ट आया तो मार्कशीट पकड़ा दिया गया फर्जी। भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए जो कि ताज़ा मामला बस्ती जिले के पैरामेडिकल कॉलेज जो कि सरदार पैरामेडिकल कॉलेज है, जो 600 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। डिग्री देने के नाम पर उनकी डिग्रियां फर्जी निकली। ऐसे में पैरामेडिकल कॉलेज बस्ती जिले के जो कि हरदिया के पास है, जहाँ पर 600 छात्रों का एडमिशन हुआ और उनकी जो डिग्री है वो फर्जी निकली, जिसको लेकर के छात्र आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि हम लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं, जो कि सरदार पैरामेडिकल कॉलेज 600 छात्रों से लाखों रुपए, एक एक बच्चों से एक लाख रुपए और माना जाए कि करोड़ों रुपए जो है बच्चों से ठगी किया, जो कि डिग्री इनकी फर्जी हुई। वहीं इस मामले में जब डीएम प्रियंका निरंजन से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बस्ती जनपद में 6 सिर्फ पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता है, बाकी गैर मान्यता के चला रहे हैं। तो क्या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया कि आज तक दर्जनों पैरामेडिकल कॉलेज बिना मान्यता के चल रहे हैं और बच्चों का एडमिशन करा करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो क्या प्रशासन इस पर अभी तक क्यों मौन है कि जिले में ऐसे फर्जी तमाम ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं किया? तो क्या माना जाए सरदार पैरामेडिकल कॉलेज आज कई सालों से चल रहा है और बच्चों से ठगी कर रहा है, उनकी डिग्रियां को फर्जी दिया जा रहा है। तो प्रशासन को आखिर में इस पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आज वहीं जिस तरीके से बच्चों ने जब जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तब जाकर के प्रशासन की आंख खुली और कार्रवाई के लिए डीएम जांच टीम बनाई और उस कॉलेज को सीज करने की बात कही और उस पर कार्रवाई मुकदमा लिखने की भी बात कही। तो माना जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से 600 बच्चे का जो भविष्य है, अब वो इस डिग्री को लेकर के कहाँ पर जो है अपने भविष्य को आजमाएंगे। चाहे वो ये पैरामेडिकल कॉलेज जीएनएम जो है जीएनएम और एएनएम की जो डिग्री देते हैं, इसको लेकर के इनकी डिग्रियां फर्जी निकल गई हैं। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए भूपेंद्र यादव। सिद्धार्थनगर में शादी की खुशी का माहौल गम में बदल गया। क्या है पूरा मामला, इसी को बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव।
सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का शादी का हंसी खुशी का माहौल गम में डूब जाता है जब व्हाट्सएप दूल्हे के व्हाट्सएप पर एक युवक व्हाट्सएप फोटो और वीडियो करता है और कहता है ये मेरी है, और जब वो देखता है व्हाट्सएप खोल के तो दुल्हन की तस्वीरें उसमें रहती है। अब उस ये लड़की की शादी कट जाती है, दूल्हा वैरन बारात वापस लेके चला जाता है और इस मामले की तहरीर देकर सोहरतगढ़ थाना में तहरीर दिया और मामले की पुलिस ने जांच की। मौके पर युवक को उसको पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के सोहरतगढ़ का है, एक गांव का है। जब मंडप सजा होता है, स्टेज सजा होता है और युवती की शादी जयमाल सिस्टम होनी होती है तो उस पर व्हाट्सएप के दूल्हे के इस तरह से फ़ोटो और वीडियो भेजकर एक युवक जो है वायरल करके शादी काट देता है। तो ये मामला गंभीर है, लेकिन अब इसमें देखने की बात है कि लड़की की शादी अब होती है या नहीं, जो है तहरीर के माध्यम से जांच क्या है। सोहरतगढ़ का ये मामला है जो कि एक गांव का मामला है। शादी का जो है गम में डूब जाती है ये शादी का हंसी खुशी का माहौल। सिद्धार्थनगर से राकेश है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग और पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आज पश्चिमी यूपी में खाप मुखिया हुंकार भरेंगे। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम गांव में खाप पंचायत बुलाई गई है, जिसमें गुरुवार 1 जून को कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली खिलाड़ी को बालिग बताने का मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुजफ्फरनगर की पहली तस्वीर, दूसरी है गाजियाबाद की, तीसरी आगरा और चौथी हापुड़ की, जहां पर खाप पंचायतों ने एक पंचायत की जिसमें जिक्र किया गया कि जो पहलवान जंतर मंतर पर धरना दिया, जो परेशान है उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और अब सरकार के खिलाफ ये किसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो दंगल पहलवानी कर रही थी उनके साथ ये किसान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि आगे चलकर हम सरकार पर हल्ला बोल करेंगे। तो पहलवानों के साथ किसान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में वो मेडल को बहाने के लिए गए थे। वो लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को मांग लेकर बात कह रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पहलवान नाराज दिखाई दे रहे, जिसको देखते हुए आज खाप पंचायतों ने एक पंचायत की और बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर में काफी किसान इसमें सम्मिलित हुए। और इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष मिश्रा मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? आज खाप पंचायत की गई, तमाम किसान इसमें शामिल हुए, क्या कुछ अहम जानकारी इस प्रोग्राम से निकल कर आई है? ठीक है सुनील, बिल्कुल आपको बता दूं, लगभग 40 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है जो पहलवानों का मामला चल रहा है, और लगातार 40 दिन से भी अधिक का समय हो गया। लेकिन जो पहलवानों की जो मांग है कि जो गिरफ्तारी की ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनकी गिरफ्तारी की जो मांग की गई है उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते जो पहलवान है उन्होंने एक घोषणा की थी कि वह हरिद्वार में पहुंचकर जो मेडल जो सम्मान उन्होंने जीता है उसे वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। जिसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहीं ना कहीं हरिद्वार में पहुंचकर जो पहलवान है उनको समझाने का प्रयास किया और उनके द्वारा जो मेडल्स जो थे वो जो गंगा में प्रवाहित किए जाने थे उन्हें अपने पास रख लिया था। और एक खापों की जो पंचायत थी वो आज यहाँ बुलाई गई थी, जिसका शाहपुर के सोरम जो ऐतिहासिक पंचायत पहले वहां पर ये खापों की जो है वो महापंचायत हुई। इसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जो खाप चौधरी है वो आज यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी इसमें सम्मिलित हुए। साथ ही साथ रालोद की बात की जाए या जो सरगना के जो विधायक हैं वो अतुल प्रधान वो यहाँ पर आए थे। और कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से एक निर्णय जो आज यहाँ निकल कर सामने आया वो ये आया है कि जो खापों के जो चौधरी हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल
वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा और इस संबंध में जो पहलवानों का ब्रिजभूषण सिंह का जो मामला चल रहा है उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को अवगत कराएगा और उनसे जो है इसमें न्याय की गुहार की बात। आशुतोष, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आज खाप पंचायत की, और आपका कहना है कि जो निर्णय निकल कर आया उसमें कहा गया कि आगे चलकर ये लोग राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं इस पूरे मामले पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पर जो पहलवान खिलाड़ी हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया नजर आ रही है? जो किसान नेता ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या वो उनके इस कदम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल सुनील, आपको बताना चाहूंगा आज की जो खापों की जो पंचायत हुई है उसमें अभी जो कुछ भी फैसला हुआ है, हालांकि यहाँ पर जो पहलवान थे वो यहाँ पर नहीं आए हुए थे, जो सिर्फ खाप चौधरी जो थे वो इस महापंचायत में शामिल है और उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है कि राष्ट्रपति से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुलाकात करेगा, इस सारे मामले के बारे में उनको जानकारी देगा। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में भी इसके बाद एक महापंचायत की जाएगी जहां पर जो अहम फैसले खाप चौधरी के द्वारा लिए जाएंगे वो वहां पर सुनाया जाएगा। अभी सिर्फ आज जो यहाँ ऐतिहासिक पंचायत स्थल पर जो फैसला हुआ सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एक प्रतिनिधि मंडल जो खाप चौधरियों का है वो इस समय राष्ट्रपति से इस मामले में मुलाकात करेगा। आशुतोष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इन खाप पंचायतों की क्या डिमांड है? क्या ये चाहते हैं ये चाहते हैं कि ब्रजभूषण को उनके पद से हटाया जाए? पहलवानों की मांग से क्या ये साथ नजर आ रहे हैं? क्या कुछ उनकी और स्पेशल डिमांड्स हैं? देखिए, अगर खाप पंचायत की बात करें तो खाप पंचायत में सबसे जो अहम बात है वो यही है कि सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज है तो इसमें गिरफ्तारी को होनी चाहिए। खाप पंचायतों में जो चौधरी है तो उनका यही कहना था कि बड़े से बड़े मामले ये इतना संवेदनशील मामला है जिसमें एक नाबालिग पहलवान के साथ इस तरह की घटना हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो होती रहेंगी। तो जो खापों ने जो आज यहाँ फैसला किया है वो यही किया है कि सरकार से तभी इस मामले में कोई भी आगे बात होगी जब सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होगी। साथ ही साथ अगर राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत को लेकर उन्होंने राकेश टिकैत ने ये साफ तौर पर कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा जो अयोध्या में जो रैली करने की जा रही है, जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी पहलवानों को लेकर पहुंचेंगे और जो वहाँ साधु संत है उनके सामने पूरा मामला रखा जाएगा और उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाएगा साधु संत जो भी फैसला करते हैं कि वो सही के साथ रहते हैं या गलत के साथ रहते हैं। आशुतोष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं जो आज ये कार्यक्रम किया गया, क्या इसमें कोई विधायक, इलाके के सांसद, कोई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए? जी बिल्कुल, इसमें राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष है संदीप मलिक वो खापों की इस मीटिंग में पहुंचे थे। साथ ही साथ अगर बात करें सरदना के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने इसमें शिरकत है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पहलवानों के साथ है, पहलवानों को पूर्ण समर्थन करता है और उनको न्याय दिलाने के जो भी कुछ हो पाएगा वो जरूर करेंगे। और किस प्रकार से कार्यक्रम आज रहा, कितने लोग इसमें शामिल हुए और आगे क्या कुछ इनका प्लान है? जिस प्रकार से आप ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति से ज्ञापन देंगे और खाप पंचायत देश के और अलग अलग राज्यों में होगी, तो किस प्रकार की तैयारियां और राज्यों में? देखिए, अगर आज की मीटिंग को लेकर अगर राकेश टिकैत की माने तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुन लेती लगातार देश के हर कोने में जाएंगे, पहलवानों के मुद्दे को उठाएंगे और जब तक सरकार नहीं सुनती तब तक यह लड़ाई है वो खाप चौधरी लड़ते रहेंगे। आशुतोष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ये आपने बात बता दी कि जगह जगह जाएंगे जब तक सरकार इनके हिसाब से निर्णय नहीं लेती है, जब तक सरकार ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये मतलब अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से कोई क्या प्रतिक्रिया आई इलाके से? जी देखिए, अभी तक इसमें अगर बात की जाए बीजेपी के अन्य नेताओं की अभी तक किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सिर्फ अगर बात की जाए अतुल प्रधान की जो कि गठबंधन से विधायक भी है सरदना के, सिर्फ उनके द्वारा एक मंच से एक बयान दिया गया कि वो इनके समर्थन में है, लेकिन हालांकि अभी बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर मंत्री भी है, राज्य मंत्री भी है, उनकी तरफ से अभी तक इस पूरी पंचायत के ऊपर अभी कोई बयान नहीं दिया गया है। आशुतोष, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा की तरफ से क्या कोई सहायता इन खाप पंचायतों में कोई आया, उनका प्रतिनिधि? ठीक है, रालोद की और या कहा जाए गठबंधन की तरफ से, क्योंकि जो अतुल प्रधान है विधायक सरदना के वो कहीं ना कहीं सपा का चेहरा है सरदने में। और अगर बात की जाए रालोद की तो रालोद के जो जिलाध्यक्ष संदीप मलिक वो इस खाप पंचायत में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गठबंधन की तरफ से पूर्ण समर्थन जो है वो पहलवानों के साथ है। अन्य जो नेता है, चाहे बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो खाप पंचायतों की इस मीटिंग में नहीं दिखाई दिए। आशुतोष, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें सियासत चरम पर हो रही है, इसमें किसान सियासत कर रहे हैं।
आपको क्या रंग नजर आता है धरातल पर अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि इन खिलाड़ियों के पीछे सियासत है, उद्योगपति हैं, कांग्रेस इनके पीछे है, बीजेपी लगातार कह रही है। आज खुद ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया था कि इसके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। तो क्या ये माना जाए, क्या धरातल पर लोगों की आवाम वहां की क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? देखिए, इसमें अगर बात की जाए किसान यूनियन की, तो किसान यूनियन लगातार जो है वो लोगों के मुद्दे उठाता रहा है और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो पहलवान देश के सम्मान के लिए जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, गोल्ड मेडल जीता है, और उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय। और उसी को लेकर किसान यूनियन के जो नेता, जो पदाधिकारी है, राकेश टिकैत, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, अगर उनको न्याय नहीं मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए वो जो है वो पहलवानों की लड़ाई लड़ रहे। अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता के बीच कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जरूर ये चर्चा है कि इसमें अब राजनीति की जा रही है और राजनीति के तहत ही पहलवानों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों को लेकर दो खेमा जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका और ताजा अपडेट देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।